नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना विधा और आलोचना विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आलोचना, और आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न संख्या 1540 है कि निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अब एक कौन मार्क्सवादी समीक्षक हैं? इनमें रामचंद्र शुक्ल हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, रामविलास शर्मा हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो बिल्कुल सही जवाब आपको दिख रहा है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। देखिए, मार्क्सवादी समीक्षक कौन होता है? जो विलास करता है। विलास फॉर रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा कि मार्क्सवादी समीक्षक विलास फॉर रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। और व्याख्या देख सकते हैं कि रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941 में। अब देखिए, प्रेमचंद क्या करते हैं? विलास करते हैं। तो विलास फॉर रामविलास शर्मा को ध्यान में रखना है। भारत युग में लोग विलास करते थे, विलास रामविलास शर्मा का है। निराली बात क्या है? निराला तो विलास करते हैं, विलासी है, रामविलास शर्मा का है। और प्रगति और परंपरा, 20 बार मैंने बताया प्रगति और परंपरा में लोग विलास करते हैं। तो विलास फॉर रामविलास शर्मा की रचना है। साहित्य और संस्कृत में लोग विलास करते हैं। प्रेमचंद और उनका युग में लोग विलास करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना में लोग विलास करते हैं। तो विलास का मतलब हो गया रामविलास शर्मा जी की ये सभी आलोचनात्मक रचनाएं हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 1541 है कि निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। अब क्या सही है? तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इस कूट के हिसाब से आपको जवाब देना है। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसका जवाब दीजिएगा। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ने में बहुत समय लग जाता है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1 और 3 इज राइट आंसर। एक में क्या है कि नंदुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की बृहत तरह के रूप में प्रतिष्ठित किया, ये सही है। और तीसरा है कि नंदुलारे वाजपेयी छायावाद अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। तो 1 और 3 विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेसुन आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 1542 है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परामुखपेक्षता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त ना बना सके, जो इसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का? जवाब आप सबको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का 1000 बार पक्षपाती हूँ। मैंने आपको इसी क्लू से बताया था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से 1000 बार देखने का पक्षपाती हूँ। 1000 बार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। शुक्ल का कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि प्रत्येक देश के साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति तो राम में है। राम फॉर रामचंद्र शुक्ल को बैठा लीजिएगा। और एक और कोटेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। अब न्यायोचित कौन करेगा? जो राम का स्वरूप वाला व्यक्ति होगा वो न्यायोचित काम करता है। न्यायोचित दिखाना ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिएगा न्यायोचित, तुरंत राम का स्वरूप वाला व्यक्ति, डॉक्टर रामस्वरूप को ध्यान में रखिएगा, इनका कथन है। प्रश्न संख्या 1543 है कि उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? यानी कि उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया। तो देखिए, उपनिवेश जब अपना देश था ना,
तो उपनिवेश में स्त्री क्या करती थी, खेतों में काम करती थी, खेतन में काम करती थी। खेतन, खेतन फर प्रभा खेतन को ध्यान में रखिएगा कि उपनिवेश में स्त्री जो थी ना वो खेतों में काम करती थी, खेतान खेतान। अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि उपनिवेश में स्त्री एवं अल्बेयर कामों पहला आदमी। तो उपनिवेश में स्त्री खेतों में काम करती थी, प्रभा खेतान का है, और अल्बेयर कामों वाला पहला आदमी खेतों में मिलता है, तो प्रभा खेतान का है, ध्यान में रखिएगा। औरत के लिए औरत नासिरा होती है, यानी कि नासूर होती है। आपने देखा होगा समाज में जितनी भी प्रकार की बुराइयां हैं, खास तौर से औरतों से संबंधित, उसकी जड़ औरत ही होती है। दहेज प्रथा में जितना प्रताड़ित औरत करती है एक औरत को, उतना पुरुष नहीं प्रताड़ित करता है। तो औरत के लिए औरत ही नासूर है, नासिरा शर्मा का है, औरत के लिए औरत है ना, तो औरत के लिए औरत ही नासिर है, नासिर माने नासूरा, नासिरा शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। स्त्री का समय और स्त्रीत्ववादी विचार, स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य क्षमा करना होता है। देखिए सती का समय क्या है, सती व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, सती का समय क्षमा, क्षमा शर्मा का है, और स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य में क्षमा चाहिए, तो क्षमा शर्मा की रचनाएं हैं। और खाटी घलोरी औरत को देख करके ममता उमड़ जाती है, यानी खाटी घरेलू औरत ममता कालिया का आलोचनात्मक कृति है, ममता कालिया की, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1544 है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, राहुल शंकरता, नमृत राय। तो देखिए निराला की साहित्य साधना में क्या होता है, व्यक्ति विलासी हो जाता है। निराला अपने साहित्य साधना में क्या करते थे, विलास करते थे। तो विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रखिएगा, और विकल्प ए को आप हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। निराला की साहित्य साधना के 3 भाग हैं, 3 भाग 1969, 72 और 76 में लिखे गए हैं। तो पहला 69 में, फिर 3 साल बाद 72 में, फिर 72 के 4 साल बाद 76 में। तो 3 और 4, 69 के बाद 3 72 और फिर उसके 4 76, है ना। कि लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृति है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में लोग विलास करते हैं, नई कविता और अस्तित्ववाद में लोग विलास करते हैं, हिंदी जाति का साहित्य में लोग विलास करते हैं, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास में लोग विलास करते हैं। विलास फार रामविलास शर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1545, एक महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन किसका है? देखिए जो महिला रचनाकार की कृतियां संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए आलोचना के ठंडेपन का शिकार हैं। आलोचना के ठंडेपन का शिकार है, कथन किसका है? मृणाल पांडे का, अनामिका का, ममता कालिया का, प्रभा खेतान का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ममता कालिया इज राइट आंसर। ममता के कारण, है ना। देखिए औरतों की रचनाकार कृतियाँ, तो महिला रचनाकारी कृतियाँ ममता होती है, संवेदनशील होती हैं क्योंकि ममता होती है, ठंडेपन का शिकार हो गई क्योंकि उनमें ममता होती है। तो ममता जैसे बन जाए वैसे बनाने का प्रयास करिएगा। ममता फर ममता कालिया की कालिया का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार हैं। उक्त कथन ममता कालिया का है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह है छुटकारा मिल जाता है, तो ममता होता है। एक अदद औरत को देखेंगे, कोई एक और औरत अकेली अगर है तो उसको देख करके ममता आ जाती है, उसका यौवन देखकर ममता आ जाता है। सीट नंबर 6 अच्छी सीट है तो ममता आ जाता है। जांच अभी जारी है तो ममता आती है, अरे पता नहीं बेचारे को कुछ निकल ना जाए, कुछ हो ना जाए, प्रतिदिन ममता आती है। और मुखौटा हम आप सभी लोग लगाते हैं ममता का। हमारे आपके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है किसी को देख करके, लेकिन सामने देखते हैं भैया ऐसा नहीं होना था, तो मुखौटा ममता का है। और नई सदी की पहचान ममता से होती है। ममता फर ममता कालिया को ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1546 है, साहित्य लोचन के लेखक कौन है? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गुलाब राय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि साहित्य को लोचन से देखोगे तो सुंदर रहेगा, साहित्य लोचन सुंदर होता है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रखिएगा। अगर आप साहित्य को लोचन से देखेंगे तो साहित्य बड़ा सुंदर होता है। सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रख लीजिएगा। और इनके द्वारा रचित अन्य
आलोचनात्मक रचनाएं हैं कि भाषा विज्ञान सुंदर होता है, हिंदी भाषा का विकास सुंदर तरीके से होता है, हिंदी भाषा और साहित्य सुंदर होता है, रूपक रहस्य भी सुंदर होता है, भाषा रहस्य भी सुंदर होता है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को जोड़ते हुए इन सभी रचनाओं को आप बिल्कुल कंठस्थ करते हुए आगे चलें। और मित्रों, आप में से कुछ भाई बहनों की रिक्वेस्ट थी, आपका कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा जो आप तेज पढ़ते हैं तो आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए आवाज़ स्पष्ट करके आप पढ़ें, ताकि हम लोग अगर केवल वीडियो ही सुने, भगा कर फिर सुने तो अस्पष्ट आए। इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा हम समय जरूर लें, लेकिन अस्पष्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1547 है कि निर्मला जैन कृति कथा समय में तीन हमसफर कौन है? किसड़ा सोपती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा। उषा प्रेमदा मधु कांकरिया अनामिका, मन्नू भंडारी सूर्यबाला और नासिरा शर्मा, किसड़ा सोपती सूर्यबाला और मेहरुन्निसा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प को लाख किया जाए, किसड़ा सोपती और मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा। KMU, अब KMU क्या है? ये बिल्कुल कथा समय में KMU है। KMU किसड़ा सोपती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा। कथा समय में तीन KMU, किसड़ा, मन्नू, उषा प्रेमदा। ठीक है, चलिए व्याख्या देख सकते हैं कि निर्मला जैन की कृति है, कथा समय में तीन हमसफर हैं, किसड़ा सोपती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा। निर्मला जैन की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं। तो आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं क्या होती हैं? निर्मल होती है। अन्य आलोचनाएं कृतियां निर्मल होती हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मल होता है। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी निर्मल होती है। निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1548 है कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? सूरदास को नहीं मिला, गोस्वामी तुलसीदास को नहीं मिला, मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं मिला, या फिर केशवदास को नहीं मिला। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प सी को लाख किया जाए, मलिक मोहम्मद जायसी इज राइट आंसर, है ना। मिश्र बंधु द्वारा हिंदी नवरत्न 1910 में जो लिखा गया, उसमें कुल 9 कवियों को जगह दी गई थी, जिनमें मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है, ध्यान में रख लीजिएगा। ये 9 कवि आप देख रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, महाकवि देवदत्त इन्हीं के देव हैं। तो पहले क्लू आपको बनाना है कि दुईदास एक देव, DDD, सूरदास, तुलसीदास, देव। एक बाद लाल हैं, कौन लाल? बिहारी लाल हैं। और त्रिपाठी बंधु, जिनमें भूषण और मतीराम हैं। और छठे में केशवदास हैं, कबीर हैं, चंद्रबरदाई और भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधु ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी को विवाद को प्रारंभ किया है। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब संख्या 1549 है कि कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अब कामायनी एक पुनर्विचार करती है ना, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? अब मैंने आपको बताया था कामायनी एक पुनर्विचार करती है मुक्ति का, तो मुक्त बोध की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। कब करती है? प्रश्न आपसे ये है। और मैंने आपको बताया था 1959 में करती है, 60 में करती है, 61 में करती है, 62 में। मैंने आपको बताया था कि 61 वर्ष का व्यक्ति जब होता है ना, तो कामायनी एक मुक्ति का विचार करती है, मुक्ति का। कामायनी एक पुनर्विचार करती है मुक्ति का, मुक्तबोध की रचना है 1961 में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके लेखक आजाद माधव मुक्तबोध है। मुक्तबोध की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध। अब नई कविता का आत्मसंघर्ष एवं अन्य निबंध होता है मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति का बोध जब होता है तब करती है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्ति का बोध चाहता है, और समीक्षा की समस्याएं मुक्ति का बोध चाहती हैं। एक साहित्यिक की डायरी मुक्ति का बोध चाहती है। कला का तीसरा क्षण तथा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी मुक्तबोध की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 1550 है कि मुक्तबोध रचनावली का संपादन किया है। अब मुक्तबोध रचनावली का जो देखा जाए तो संपादन किसने किया? भरतभूषण अग्रवाल ने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया, विजय बहादुर सिंह ने किया, या नेमचंद जैन ने किया है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर नेमचंद जैन को अलग किया जाए,
मुक्तिबोध रचनावली नाम से होती है। नामफार नेमचंद जैन को ध्यान में रख लीजिएगा। मुक्तिबोध रचनावली का संपादन नेमचंद जैन ने किया है। नेमचंद जैन प्रमुख प्रगतवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख रचनात्मक कृतियां हैं निम्नलिखित: अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक भारतीय नाट्य परंपरा, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ तथा दृश्य आदृश्य आदि। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में एक लंबी कविता है। प्रश्न संख्या 1551 है, निम्नलिखित में से षष्ठवादी आलोचक किसको कहा जाता है? श्याम सुंदर दास को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, नंद दुलारे वाजपेयी को, बाबू गुलाब राय को। तो 1551 के हिसाब से आपका सही जवाब है कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी नंद दुलारे वाजपेयी इज राइट आंसर। षष्ठवादी आलोचक कौन है? बोले सर षष्ठवादी जो दुलारे होते हैं ना, वही षष्ठवादी होते हैं। तो दुलारे फार आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को ध्यान में रखिएगा। षष्ठवादी, स्वच्छंदतावादी एवं समन्वयशील आलोचक कहा जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्नांकित हैं, जिनमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में, जयशंकर प्रसाद 1940 में, आधुनिक साहित्य 1950 में, महाकवि सूरदास 1952 में, नई कविता 1973 में, रस सिद्धांत 1977 में, साहित्य का आधुनिक 1978 में और आधुनिक साहित्य सृजन एवं समीक्षा 1978 में। हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी कि अध्यापकी आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्यालोचन, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है, भी ध्यान में रखिएगा। और बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1552, कृति और कृतिकार को सुमिलित करना है। और ये देखिए आप कृतिकार आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको कूट भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो नीचे आपको एक कूट दिखाई दे रहा है। इसी कूट के हिसाब से आपको जवाब देना होगा। तो प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सोच समझकर विचार कर लीजिएगा, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, अब हो सकता है उसका स्वरूप दूसरा हो, है ना। देखिए, नई कविता के प्रतिमान, मैंने आपको बताया था नई कविता लक्ष्मी होती है, नई नई लक्ष्मी आती है। तो नई कविता लक्ष्मीकांत का। और कविता के नए प्रतिमान, तो कविता नाम है, कविता एक नाम है, तो नाम अमर सिंह का है। नए साहित्य नए प्रश्न, दुलार में लोग नए साहित्य से नए प्रश्न करते हैं, दुलार में दुलारे। और नए साहित्य का सौंदर्य, नए साहित्य का सौंदर्य मुक्ति का बोध चाहता है, ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। अब 1 का 2 और 2 का 1, तो 1 यानी कि आ का 2 और 2 का 1, फिर सा का 4 है और 3 है, यानी कि विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब इसकी व्याख्या भी आप लोग देख सकते हैं कि व्याख्या किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, और इसको पकड़ लीजिएगा, इसी क्लू से आप पकड़िएगा। नई कविता, देखिए नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान। तो नई देखते ही नई लक्ष्मी होती है, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत का है। और ना कविता के नए नाम होते हैं, तो नए नाम नई कविता, नई लक्ष्मी नए नाम, नई लक्ष्मी और नए नाम, यानी कि कविता पहले आ जाएगा। तो कविता एक नाम है, नामवर सिंह का ध्यान में रख लीजिएगा। और नई लक्ष्मी, पहले शब्द से आपको पकड़ना है, नई लक्ष्मी। और कविता नामवर, नाम है नामवर का है, इसको बैठाएंगे निश्चित रूप से बैठ जाएगा। और नया साहित्य नए प्रश्न दुलारे, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध का। अब प्रश्न के 1553 है कि रंग दर्शन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमचंद्र जैन और जयदेव तनेजा। तो रंग का दर्शन ऐसे वैसे नहीं हो जाता है, विकल्प सी नाम से होता है।
रंग का दर्शन नेम से होता है। नेम फॉर नेमचंद जैन को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। रंग दर्शन के रचनाकार नेमचंद जैन है। इनका जन्म 1919 में हुआ, निधन 2005 में हुआ है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नेमचंद जैन की प्रमुख कृतियां हैं। रंग दर्शन नाम से होता है। अधूरा साक्षात्कार हो जाता है, अगर नाम नहीं लिखोगे तो अधूरा साक्षात्कार हो जाएगा। बदलते परिप्रेक्ष्य में नाम का बड़ा महत्व है। नाम फॉर नेमचंद जैन। रंग परंपरा में, रंग परंपरा जो चल रहा है नेम का, नेम और फेम है ना, दृश्य आदृश्य सब नेम से ही है। और भारतीय नाट्य परंपरा नेम से चलती है। भारतीय नाट्य परंपरा नेम से, नेम फॉर नेमचंद जैन को ध्यान में रख लीजिएगा। मोहर आंख ऐसी कृतियां हैं। अंधेरे बंद कमरा में मोहन जन्म लिए थे, ध्यान में रख लीजिएगा। अंधेरे बंद कमरे में मोहन, अंतराल मोहन का है। आधे अधूरे मोहन, प्रवेश मोहन, मोहन फॉर मोहन राकेश को ध्यान में रखिएगा। लक्ष्मीनारायण लाल कृतियां हैं। सूर्यमुख, अब सूर्यमुख लाल होता है, सूर्य का मुख लाल होता है। अंधा कुआ होता लाल, मादा कैक्टस होती लाल, सुंदर रस होता लाल। लाल को, लक्ष्मीनारायण लाल को ध्यान में रख लीजिएगा। जयदत्त तनेजा की प्रमुख कृतियां रंग कर्म और मीडिया जय, जय रंग कर्म और मीडिया की जय हो। आधुनिक भारतीय रंग प्रदेश की जय हो। जय फॉर जयदेव तनेजा को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1554 आपके स्क्रीन पर है कि असंगत विकल्प कौन सा है। देव और बिहारी पदम सिंह शर्मा का ये संगत है। बिहारी और देव लाला भगवान दिन का ये है। कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, या बिहारी की बाग भूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। कौन असंगत है? तो ये भी देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। आप यहीं पे पकड़िए। जैसे मैंने आपको बताया कि नई लक्ष्मी और नए नाम, तो नई लक्ष्मी नए नाम, या नई और कविता, तो नई लक्ष्मी और कविता नाम है, तो नामवर को और नई लक्ष्मीकांत वर्मा को इससे पकड़ेंगे। इसी प्रकार से देव बिहारी, बिहारी बड़े इससे भी संबंधित जो ग्रंथ हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है और दिमाग में बैठाने का कार्य आप लोग करिए। असंगत कौन है? विकल्प ये, देव और बिहारी। देव जो पहले होते हैं तो किसड़ होते हैं, किसड़ देव है ना, एक देखिए किसड़ देव है, तो किसड़ बिहारी मिश्र की रचना थी, पदम सिंह शर्मा की नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे बिहारी और देव, तो बिहारी और देव लाला भगवान, बिहारी लाला होते हैं ना, तो लाला भगवान दिन को ध्यान में रख लीजिएगा। और देव कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। बिहारी की वाग्भूति, वाह से बिहारी, वाह से वाग्भूति, वाह से विश्वनाथ ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 1555 है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा बैंकर किसने माना? अमृतलाल नागर ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीष्म साहनी ने। तो प्रश्न संख्या 1555 का जवाब भी आ गया कि कबीर, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा बैंकर मानने वाला अगर कोई है, तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। जो विलासी व्यक्ति होगा ना, वो प्रेमचंद के बाद कबीर को, प्रेमचंद को कबीर के बाद मानेगा, है ना। तो प्रेम को ही कबीर के बाद सबसे बड़ा बैंकर मानने वाले कौन है? रामविलास शर्मा है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। इनकी रचना एक बार चर्चा हम लोग कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं करेंगे। अब प्रश्न संख्या 1556 है कि हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, या नंदुलारे वाजपेयी। तो प्रश्न संख्या 1526 का विकल्प सी डॉक्टर नामवर सिंह इज राइट आंसर। हिंदी के मार्क्सवादी नामवर सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा। और डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के समीक्षक, मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी आलोचनाएं हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई और कहानी नई कहानी 1965। डॉक्टर नागेंद्र तथा रामचंद्र शुक्ल को रसवादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नागेंद्र की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 1557 है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास के, चंद्र शर्मा गुलेरी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अध्यापक पूर्ण सिंह के हैं। तो प्रश्न संख्या 1557 के हिसाब से आप सबका जवाब आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। उक्त कथन
चंद्र शर्मा गुलेरी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी का प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 है। प्रश्न संख्या 1558 है कि उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचना के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल के प्रति है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति है, या नामवर सिंह के प्रति है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। विकल्प भी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। तो निर्मल विवेचन पूरे विश्व के नाथ का होता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। यह देख सकते हैं कि प्रति बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि क्रांतिकारी कबीर निराला, साहित्य समाज शास्त्र आलोचना, कई चेहरों के बाद कहानी संग्रह, लहरें और कगार, पंचाली कुंती उपन्यास बच्चन सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 1559 कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, या फिर बच्चन सिंह का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी बच्चन सिंह इज राइट आंसर। देखिए, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये बच्चे कह रहे थे। तो कबीर और तुलसी मिशन में बच्चों की तरह, मिशन में बच्चों की तरह बच्चन सिंह को ध्यान में रख लीजिएगा और विकल्प डी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, वो तो कथन बच्चन सिंह का है। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संदर्भ में विद्वानों के कथन है। आचार्य राम शुक्ल ने कहा कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह ने कबीर का सौंदर्य बोध पारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। अब सबसे ऊंचा है तो सुंदर है, सुंदर फॉर श्याम सुंदर दास का कथन है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जबरदस्त व्यंग हजार फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 1560 है कि आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का, रमेश कुंतल मेघ का, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे से विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए नामवर सिंह इज राइट आंसर। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाला व्यक्ति क्या करता है? सामाजिक संबंध में नामवर होता है, सामाजिक संबंध में नामवर होता है। नामवर फॉर नामवर सिंह को ध्यान में रखिएगा और विकल्प ए को आप हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। व्याख्या देख सकते हैं कि उपयुक्त कथन डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो इस प्रकार है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान कहा तथा आरक्षित जीवन की कविता कहा है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति विलास करता है ना तो अपराध का अनुसंधान होता है, और जब कोई विलास करता है व्यक्ति तो आरक्षित जीवन की कविता होती है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, विलास को रामविलास शर्मा से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है, ये भी कथन जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। और इंद्र मदान ने इसे आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो मित्रों, आज थोड़ा समय अभाव के कारण आज की इस वीडियो में बस इतना हम लोग जानेंगे, और इसके अगले भाग को हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपनी तैयारी पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वासी तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।